ठीक हो गया। हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी को जो है वो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में बात करेंगे। उसकी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसके डिस्प्यूट को देखेंगे, डिस्प्यूट है क्या, क्यों डिस्प्यूट है, वाई, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं, यूएस का क्या पर्सपेक्टिव है, वाई ही इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व इन साउथ चाइना सी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि और कुछ कोर्ट के डिसीजन वगैरह आए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इस तरह जो है वो हम ट्राई करेंगे कि आज आपको कम्प्रीहेंसिव तरीके से साउथ चाइना सी के बारे में बताया जाए। तो आज मैं क्या क्या बातें करूँगा, मैंने अपने गैजेट तो कनेक्ट नहीं किया। आपके अगर कोई क्वेश्चंस किसी लास्ट लेक्चर से हैं तो वो हम क्विकली एड्रेस कर लेते हैं 1-2 मिनट में, जब मैं अपना गैजेट साथ कनेक्ट करता हूँ। आपके क्वेश्चंस हैं तो बता दें। सर क्वेश्चन तो इस तरह से नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम आपने अगर कोई रीडिंग सजेस्ट की हो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उस टाइम मैंने जो है वो अटेंड नहीं कर सकी थी, तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अभी तक फिर जब तक वो लेक्चर अपलोड होगा एटलीस्ट मैं उसको देख लूँ। किया था लास्ट में, किस टॉपिक पे बात की थी हमने? सर लास्ट टॉपिक आई थिंक वो था जिसमें था लाइक 21st सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी, तो उसके ऊपर बात थी कि लाइक हाउ इट विल बी एस 21st सेंचुरी ऑफ एशियंस। यूएस चाइना बात की थी, यूएस चाइना के रिलेशनशिप पे, शायद उसके अंदर जो था वो हमने इंडो पैसिफिक पे बात की थी। इंडो पैसिफिक कंपटीशन जो था वो जो है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन उसका प्ले ग्राउंड है। मैं आपको उसके लिए रीडिंग रिकमेंड कर दूंगा, लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा अगर अभी तक नहीं किया तो। हम बात करते हैं कनेक्ट अभी होना चाह रहे हैं आप, उन्हें ऐड किए जाएगा साथ साथ। जो जो आपका क्वेश्चन है आज हम जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी सबको? आ रही है सबको? क्वेश्चन है ये। यस सर आ रही है। साउथ चाइना सी में जो है हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ साउथ चाइना सी। उसके अंदर जो है वो हम कन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन से आइलैंड्स पे जो है वो इश्यूज़ हैं। चाइना की 9 डैश लाइन पे बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे उसके बाद इसका सिचुएशनल एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे हम। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि चाइना एंड यूएस के इंटरेस्ट क्या हैं।
उसके अलावा हम बात करेंगे कि व्हाट व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ चाइना, कैसे वो साउथ चाइना पे अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करना चाह रहा है। और आखिर में जो है वो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया था, उस पर बात कर लेंगे। ठीक हो गया। पहले पार्ट की तरफ के पहला जो है वो साउथ चाइना सी है क्या, पहले हम ये बात कर लेते हैं। आपको मैप दिखाऊंगा और मैप से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी चीज़ें। आप लोगों ने बताना है जब आप लोगों के साथ शेयर हो रहा हो मैप। क्योंकि अभी नहीं हो रहा है। ये पिक्चर शो हो रही है सबको, ये नज़र आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। और लास्ट लेक्चर जो हमने बात की थी वो इंडो पैसिफिक पे बात की थी। हमने बताया था कि ये मलाइशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो है इसे मलाका स्टेट कहा जाता है, और स्टेट ऑफ मलाका। और चाइना का जो है वो अराउंड 80% ऑफ देयर ट्रेड जो है वो इस रास्ते से होती है। और यहाँ से आगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हमने बात की थी कि वहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ से आगे पैसिफिक ओशन शुरू होता है। और पैसिफिक ओशन के अंदर जो है ये पार्ट सारा जो है ये साउथ चाइना सी कहते हैं। ठीक हो गया। ये आपको साउथ चाइना सी वाली सारी बाउंड्री नज़र आ रही है। ये इधर ताइवान है, ये फ़िलिपीन है, ये ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये कंबोडिया, वियतनाम, और ये चाइना। ये हाइनैन आइलैंड जो है ये चाइना का आइलैंड है। और ये सारी जो आपको लिमिट्स नज़र आ रही हैं ये फ़िलीपीन से लेकर ताइवान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, इन सब के दरमियान क्या है? इन सब के दरमियान है साउथ चाइना सी। और ये साउथ चाइना सी जो है वो डिस्प्यूटेड है। इसकी अराउंड 7 कंट्रीज़ के दरमियान इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। कैसे डिस्प्यूटेड हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ये आपको एक रेड लाइन, रेड तो नहीं है ये, मैरून है, ये क्या है? ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं 9 डैश लाइन। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि मेरा जो था, मेरा 1947 में इन्होंने क्लेम किया इसको, 9 डैश लाइन को। उन्होंने कहा कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये रफली एक हाइपोथेटिकल लाइन है, आर्बिट्रेरी लाइन है। कोई इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने 7 में जो है वो फर्स्ट टाइम चाइना ने क्लेम किया। उन्होंने कहा कि इस लाइन के अंदर अंदर जो भी बाउंड्री, जो भी सी का पार्ट आता है, कोई भी आइलैंड्स आते हैं, वो हमारे आइलैंड है। क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे जो आबा अजदाद थे वो इन इलाकों में जो है वो फ़िशिंग करते रहे हैं, और उनका जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। इस वजह से जो है ये जो लाइन 9 डैश लाइन है, जो कि मैं आपको ये आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन है, इसके अंदर अंदर जो होगा सारा जो होगा वो चाइना का पार्ट है। वो साउथ चाइना सी का ये सारा पार्ट किसका है? चाइना का।
जो बाकी कंट्रीज़ हैं और इंटरनेशनल लॉ है वो इसको थोड़ा सा डिस्प्यूट करता है। बाकी कंट्रीज़, आपको यहाँ से ये पास ही वियतनाम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये सारा वियतनाम है, ये यहाँ से शुरू होता है, ये साथ साथ चलता चलता ये सारा वियतनाम है। तो वियतनाम जो है, आपको पता है कि हर कंट्री की जो कोस्टल लाइन होती है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो है हर कंट्री अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में अपनी उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकता है, कोई ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन कर सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना के क्लेम के मुताबिक ऐसा नहीं है। वो 9 डैश लाइन को क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी में, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके क्लेम से उनका जो क्लेम है जनरली एट ओवरलैपिंग है, क्योंकि बाकी अगर कोई ब्रुनाई है वो अपने 200 नॉटिकल माइल्स को क्लेम करेगा तो वो 9 डैश लाइन के अंदर आ जाएगा। इसी तरह फ़िलीपीन, इसी तरह वियतनाम, इसी तरह मलाइशिया, इंडोनेशिया, सारों कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी साउथ चाइना सी की जो जियोग्राफी है, और 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज UNCLOS 1982 में जो है ये कन्वेंशन आया। उसके मुताबिक जो है वो हर कंट्री उसका अपने जो कोस्टल लाइन है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की टर्म जो है वो इसलिए इस्तेमाल होती है कि उस एरिया में कोई भी कंट्री जो है वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, उसमें गैस एंड ऑयल की एक्सप्लोरेशन कर सकता है। आपको पता है कि साउथ चाइना सी जो है वो ऑयल एंड गैस रिच एरिया है, हाइड्रोकार्बन रिच एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो अगर 9 डैश लाइन को क्लेम किया जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी के, उनके जो क्लेम्स होते हैं वो ओवरलैपिंग क्लेम्स होते हैं। ये बात सबको समझ आ गई है। आगे हम आगे हम चलेंगे तो साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी ये सारा आपको समझ आ गया। उसके अंदर जो स्पेसिफिक आइलैंड्स हैं जिन पे मसाइल हैं, उन आइलैंड्स पे बात करते हैं। तो उनमें 3 तरह के आइलैंड्स हैं। एक पैरासिल आइलैंड्स, जो कि आपको ये सामने मेरा कर्सर घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, पैरासिल आइलैंड्स, स्प्रैटले आइलैंड्स, और उसके बाद आती है स्कारबोरो शोल। 3 तरह के टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। अब जो पैरासेल आइलैंड्स हैं ये सिर्फ कोई एक आइलैंड नहीं है, बल्कि चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको एक जगह पे सेंटर्ड हैं, उन सबको एक कॉमन नाम क्या दिया गया, पैरासेल आइलैंड। इसी तरह जो है वो स्प्रैटले आइलैंड्स भी हैं, ये बहुत सारे आइलैंड्स मिलके उनको स्प्रैटले आइलैंड्स कहा जाता है, और इसी तरह स्कारबरो शोल भी। अब पैरासेल आइलैंड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मैप पे नज़र आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं, थोड़ा और जूम इन करूँ मैं अगर, तो ये छोटे छोटे डॉट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये ये आइलैंड्स हैं जिन्हें पैरासेल आइलैंड्स कहते हैं। और ये जो पैरासेल आइलैंड्स हैं ये जो है वो डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन चाइना, ये चाइना, ये चाइना, ये यहाँ पे ताइवान है, और यहाँ पे जो है ये वियतनाम है। इन दोनों के, इन तीनों के दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड हैं, पैरासेल आइलैंड्स हैं। और ये पैरासेल आइलैंड्स ही हैं जहाँ पे चाइना ने अपनी जो है वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना भी चीज़ें होती हैं, कोई ऑयल डिपोज वगैरह, कोई एयरलैंड की जो स्ट्रिप्स बनी होती हैं, कोई जहाज़ की लैंडिंग के लिए, परवाज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्ड हैं। और यहीं पे जो है पैरासेल आइलैंड्स में जो है वो चाइना ने अपना साउथ चाइना सी की जो जितनी भी उनकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक हेड क्वार्टर सा बनाया हुआ। पैरासेल आइलैंड्स जो हैं वो चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो साउथ चाइना सी को 9 डैश लाइन को क्लेम करता है, और इसके अंदर अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं वो कहता है कि हमारे हैं। अब वियतनाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वियतनाम के लिए आपको ये उनकी
जियोग्राफी का डायलेमा नज़र आ रहा होगा कि उनका जो कंट्री है ये यूं लंबाई के रुख बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ से शुरू होता है, उसकी ये सी के साथ उसकी ये पट्टी चलती रहती है, ये इस तरह करके कोस्टल बेल्ट। अब कोई बेलिग्रेंट नेशन फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो अगर किसी फ्यूचर इवेंचुअलिटी की सूरत में जो है वो वियतनाम पे अटैक करता है, तो अगर हाइनैन आइलैंड भी उसके पास हैं, ये पैरासिल आइलैंड्स भी उसके पास हैं, और यहाँ पे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, तो वो किसी भी वक्त जो है वो वियतनाम को दो हिस्सों में काट सकता है। यहीं कहीं जो है कहीं पे अटैक करेगा और आधा कंट्री इधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। तो वियतनाम के लिए एक ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और इसलिए जो है वो पैरासिल आइलैंड्स को क्लेम करते हैं वो, और चाइना भी क्लेम करता है, वियतनाम भी दूसरा क्या ऊपर ताइवान भी क्लेम करता है, ये वाला ताइवान। उसके अलावा स्प्रेटले आइलैंड्स की बात करें, ये नीचे जो हैं वो स्प्रेटले आइलैंड्स हैं। स्प्रेटले आइलैंड्स जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं सारे कंट्रीज़ के दरमियान। ये ब्रुनाई, फ़िलिपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलाइशिया, चाइना, ताइवान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सारे इन स्प्रेटले आइलैंड्स को जो है वो क्लेम करते हैं। और चाइना का क्लेम आपको बता दिया, 9 डैश लाइन है। और 9 डैश लाइन ही क्यों है? 9 डैश लाइन जो है, 9 डैश लाइन असल में रफली एक लाइन ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है, कि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इस 9 डैश लाइन की के साथ साथ जो है। और चाइना जो है वो, चाइना के लिए जो पैसिफिक ओशन की एंट्री है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो ये फर्स्ट चेन आइलैंड जो हैं उन पे उसका उस पे उनकी एक्सेस हो, या चाइना का कंट्रोल हो उस पर। इस तरह जो है वो चाइना की जो 80% ट्रेड होती है यहाँ से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स जो होती हैं पैसिफिक ओशन से होके गुजरनी होती हैं। तो अगर फर्स्ट आइलैंड जो फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स जो ये 9 डैश लाइन के आसपास हैं, उन पे अगर उनका कंट्रोल नहीं होगा तो कोई बेलिग्रेंट नेशन फॉर एग्जांपल यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको कंट्रोल करके चाइना को किसी वक्त भी जो है वो दबा सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रोकना चाहते हैं तो उनकी आप एक्सेस कहीं ना कहीं से कट कर देंगे। पैसिफिक ओशन को आप उसको, चाइना को एक्सेस नहीं करने देंगे। तो चाइना जो है उस इवेंचुअलिटी को जो है वो देखते हुए उसने जो है वो क्या किया, 9 डैश लाइन को क्लेम किया कि ये साउथ चाइना सी जो है ये सारा मेरा है। ये पॉइंट, ये सारी ज्योग्राफी, सारा डिस्प्यूट आपको समझ आ गया? यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर ये जो फर्स्ट चेन आइलैंड है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट चेन आइलैंड जो है वो जो 9 डैश लाइन है उसकी जो ट्रैवर्स आपको नज़र आ रही है, रेड लाइन आपको दिखाई, उसके आसपास जो है वो एक चेन ऑफ आइलैंड्स हैं उसके साथ साथ जो चलते हैं, और उन्हीं आइलैंड्स की बेस पे ही जो है उन्होंने इसको 9 डैश लाइन को एक आर्बिट्रेरी सी लाइन क्लेम की हुई है, ताकि जो है वो पैसिफिक ओशन में अगर आप उन आइलैंड्स पे जो है वो चाइना का कंट्रोल होता है, तो चाइना जो है पैसिफिक ओशन को ईज़िली एक्सेस कर सकता है। उसकी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और उसकी एनर्जी नीड्स के लिए कोई इंटरप्शन नहीं होगी। कोई फॉरेन पावर जो है अगर उस पर आके कब्ज़ा कर लेती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे काबिज़ हो जाता है। तो चाइना के लिए एक ये थ्रेट है, एक हैज़र्ड है कि किसी भी वक्त कोई जंग की सूरत में, कहीं भी किसी भी ऐसी इवेंचुअलिटी में, तो चाइना के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड जो है वो असल में 9 डैश लाइन की ही एक की जो 9 डैश लाइन जहाँ जहाँ से ट्रेवर्स कर रही है वहाँ पे आइलैंड्स की एक चेन है। ओके फाहिद सर। तारिक। सर आपने शायद ये पॉइंट बता दिया पहले, लेकिन एक बार फिर क्लियर कर दें कि ये 9 डैश लाइन जो है ये चाइना इसी को क्यों क्लेम करता है, क्योंकि इस पे मोस्टली अगर ये टेरिटरी देखे तो ये दूसरी सर जो कंट्रीज हैं उनके ज़्यादा पास हैं बॉर्डर के, तो ये आपने शायद पहले बताया, लेकिन एक बार फिर क्लियर कर दें। मैं वो उसको हिस्टोरिकल राइट्स की बेस पे क्लेम करते हैं, जो
जिसको लीगल क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है वो आबाओ इजाद यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं और इसलिए जो है ये हमारा इस पे हिस्टोरिक क्लेम्स हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट आइलैंड चेन जो है वहाँ पे चाइना का इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स या जितनी ट्रेड होती है दैट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड एट सम पॉइंट, और चाइना की जो पैसिफिक की तरफ एक्सेस है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कोई फॉरेन पावर उसको रोक सकती है इन केस ऑफ सम वॉर और इवेंचुअलिटी कोई ऐसी आ सकती है। तो इस सूरत में जो है वो चाइना का जो प्रैक्टिकल क्लेम है वो ये है कि उसने अपनी अपनी इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को इंश्योर करना है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। और वो इंश्योर कैसे हो सकती है अगर फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स जो हैं उन पे उनका कब्ज़ा हो या उनका कंट्रोल हो, तो और वो कहाँ पे हैं, वो 9 डैश लाइन की सूरत में। तो प्रैक्टिकल क्लेम ये है, और लीगली जो है वो हिस्टोरिक क्लेम करते हैं कि हमारी जो आबा अजदाद यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन एरियाज़ में करते रहे। समझ के आप आगे चलें हम। यस सर सर। फिर जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं इनके साथ तो फिर ये साउथ चाइना का जो सी है ये भी एक मेजर थ्रेट है ना कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो। आपकी नहीं, शुरू में क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा से क्वेश्चन करें। सर जैसे कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी इन्हीं ओशंस में फाउट की गई थी, तो फिर ये साउथ चाइना का जो सी है ये भी एक मेजर थ्रेट हुआ ना। जी जी जी, आपको बताया था हमने इंडो पैसिफिक की भी जब बात की थी, तो जो साउथ चाइना सी है वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही आता है। ओशन के अंदर आपको पता है बहुत सारे सीज होते हैं, और साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और ये भी उसी जो यूएस और चाइना का जो बैटल ग्राउंड आजकल बना हुआ है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, और साउथ चाइना सी इज़ पार्ट ऑफ दैट रीजन। ये हमने पहले बात की। सर इसका नाम साउथ चाइना था, फिर तो ये चाइना की पोजेशन में ही आ गया ना। नहीं आ गया है, सिर्फ साउथ चाइना सी नहीं है, इसके अलावा नाम से तो कुछ नहीं होता है। आपको मैंने बताया इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो हर कंट्री जो है उसकी कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हर कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर 9 डैश लाइन को देखा जाए और चाइना के क्लेम को देखा जाए तो वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो लिमिट्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं। हर एक कंट्री के जो क्लेम्स हैं वो चाइना के क्लेम से ओवरलैप हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो ऐसा नहीं है। ये आप लोग आगे हम चलते हैं। हमने बात की हमने जो है वो साउथ चाइना सी की बात की। साउथ चाइना सी में जो है हमने आपको मैंने आपको डिस्प्यूट बताया, साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताया, 9 डैश लाइन के बारे में बताया, बॉर्डर डिस्प्यूट मैंने आपको 9 डैश लाइन बताई। उसके अलावा फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड बताया। और इस तरह करके जो है वो साउथ चाइना सी का जो इंट्रोडक्शन था वो आपका। इसके अलावा साउथ चाइना सी के जो कन्फ्लिक्ट थे उसके अंदर जो है वो आइलैंड्स के बारे में आपको बताया। आइलैंड्स जो थे वो 3 मेजर आइलैंड। सबसे पहले पैरासेल आइलैंड, उसके अलावा जो है स्प्रैटले आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल,
स्कार्बरो शोल शायद मैं आपको वो आगे डिटेल में बताना भूल गया। ये जो है ये जनरली फ़िलिपीन के बहुत करीब है और फ़िलिपीन का जो है वो फ़िलिपीन के ही कंट्रोल में थी 2012 तक। 2012 के बाद जो है वो चाइना ने उनसे इसका कंट्रोल ले लिया और ये भी डिस्प्यूटेड है। चाइना का क्लेम और फ़िलिपीन का क्लेम और बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं और इस पे जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो है वो डिसीजन भी है जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये हमने बात की कि साउथ चाइना सी के मसाइल उनके जो हैं वो उसके अलावा जो है अभी मैं थोड़ा सा आपको सिचुएशनल एनालिसिस देता हूँ आपको वहाँ का जो जियो पोलिटिकल जियो इकनॉमिक जियो स्ट्रेटजिक सिनेरियो जो साउथ चाइना सी का है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं सिचुएशनल एनालिसिस में। डिस्प्यूट आपको पहले समझाना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको जो है वो ये इन आइलैंड्स का बार बार जिक्र करता रहा हूँ, स्प्रेटले आइलैंड्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का भी मैंने आपको बताया। आपको डेफिनेशन 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं मैंने आपको ये डिस्प्यूट पहले समझाना इसलिए मुनासिब समझा कि बार बार जब हम बातें कर रहे होंगे आगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस की बात करें तो साउथ चाइना सी जो है वो हाइड्रोकार्बन रिच है बहुत ज़्यादा। इसमें जो है वो एस्टिमेटेड अराउंड 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस के अनटैप्ड रिजर्व हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि चाइना जो है वो क्यों सारे एरियाज़ को क्लेम कर रहा है, क्योंकि एक तो उनका जियो स्ट्रेटजिक कंपल्शन है ही है कि उनकी अपनी ट्रेड वहाँ से बहुत सारी वहाँ से गुजरती है और वहाँ पे उनको सिक्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा जो है वो साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा रिज़र्व है ऑयल एंड गैस का और उसके लिए जो है वो चाइना का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो और क्या बात करें कि ट्रेड जो है वो एक बड़ी मेजर हब है साउथ चाइना सी जहाँ से होके गुज़रती है और दुनिया की जो है वो 2017 में 40% ऑफ ग्लोबल LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रेड जो थी वो साउथ चाइना सी में से होके गुजरी। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि एनर्जी के हवाले से कितनी सिग्निफिकेंस है यहाँ के ट्रेड रूट्स की साउथ चाइना सी से जो होके गुजरना होता है। उसके अलावा जो है 2016 में अराउंड 3.37 ट्रिलियन $US जो थे उसकी ट्रेड गुजरी साउथ चाइना सी से। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्रेड रूट है दुनिया के लिए और रिजर्व्स तो हैं ही हैं वहाँ पे, लेकिन ट्रेड और एनर्जी जो है उसके लिए एक मेजर शिपिंग लेन्स वहाँ से होके गुजरती हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है वो आपको क्लेम मैंने बता दिए 7 कंट्रीज़ हैं जो जो साउथ चाइना सी को क्लेम करते हैं। उसके अलावा जो है 1982 का यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज की मैंने बात कर ली। यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसे जो है UNCLOS कहते हैं, ये आया और इसके मुताबिक जो है वो पहली बार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो डेफिनेशन है वो एक इंटरनेशनल लॉ में आई कि हर कंट्री जो है उसकी कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकेगा। हाँ, उसके अलावा बात करें कि साउथ चाइना सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइना है का यूएस जापान का आपस में जो है वो डिफेंस ट्रीटी है। 1960 में ये ट्रीटी हुई और इसके मुताबिक जो है वो ये कि जापान की, आपको पता है, यकीनन आपको पता होगा कि जापान की कोई अपनी मिलिट्री नहीं है जो फॉरेन मिलिट्री जैसा कि पाकिस्तान की है, जैसा कि और बहुत सारे कंट्रीज़ की है, कि तो जापान की नहीं है। जापान का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है कि कोई भी बिलिग्रेंट नेशन जो है वो जापान पे अगर अटैक करेगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो उनको डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। तो जो चाइना है, जो साउथ चाइना सी के जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनमें जो है जापान, आल्दो साउथ चाइना सी के एग्जैक्टली नहीं आती है, वो ईस्ट चाइना सी के साथ आता है, लेकिन वो भी एक बॉर्डरिंग नेशन है और उसके साथ जो है वो चाइना का यूएस की एक डिफेंस ट्रीटी है। उसके अलावा जो है वो यूएस की फ़िलिपीन के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। जो कि 1951 में जो है वो साइन की गई। उसके अलावा जो है वो यूएस की ताइवान के साथ जो है वो डिफेंस का एग्रीमेंट है, जिसे क्या कहते हैं, ताइवान रिलेशनशिप कुछ, एक मिनट, ट्रीटी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। खैर जो है वो जो चाइना है, जो जो चाइना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ समझा देता हूँ। ताइवान है, चाइना उसको अपना पार्ट क्लेम करता है। चाइना कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट ही है, उसको तस्लीम अलग से कंट्री नहीं करता। यूएस जो है वो ताइवान को सेपरेट कंट्री तस्लीम करता है और साथ उसके साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जियो स्ट्रेटजी जो है वो जियो स्ट्रेटजी कंपल्शंस यूएस की इस साउथ चाइना सी में आने की, और उसके अलावा जो चाइना है उसकी जियो स्ट्रेटजिक कंपल्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे इन डिफेंस ट्रीटीज से नज़र आ रही होंगी कि यूएस का अपने अलाइज को इस रीजन में प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसके बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि चाइना के जो क्लेम हैं उनके अगेंस्ट उनका जो वो कंट्रीज़ जो हैं जिनके साथ उनके ट्रीटीज़ हैं, जिनके साथ उनका उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि उसने उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि यूएस जो है वो इस रीजन में साउथ चाइना सी में इंटरेस्टेड है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं, कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स थे। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस की जो है वो मैं आगे बात करूँगा जब हम बात फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। चाइना यूएस क्या करता है कि चूँकि जो है वो उस रीजन में खुद तो प्रेजेंट कोई उसका बॉर्डर नहीं लगता है, तो वो अपनी सुपर पावर को शो कॉज करने के लिए या अपनी मिलिट्री माइट को इंश्योर करने के लिए वो इस रीजन में साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कर रहा है, जो कि उसका जो है वो
उसका जो उसने जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था फ्रीडम ऑफ सीज का, कि जो जो सी लेन्स होंगी, लाइंस ऑफ ट्रेड जो होंगी, सी जो इंटरनेशनल वाटर्स में जहाँ जहाँ ट्रेड हो रही होगी, उसकी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए जो है वो जो क्या उसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसकी मिलिट्री, उसकी जो नेवी है वो कुछ खास मनूवर्स करती है जिसे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कहते हैं, और उन्होंने जो है वो साउथ चाइना सी में भी बहुत सारे किए हैं फ्रीडम ऑफ सीज को इंश्योर करने के लिए। तो मज़े की बात है, आपको ये सारी डिबेट सुनने के बाद थोड़ी हंसी आएगी, वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज का सिग्नेटरी नहीं है, नॉट अ मेंबर, नॉट सिग्नेटरी, और चाइना भी नहीं है, लेकिन दोनों जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या फ्रीडम ऑफ सीज को इंश्योर करने के लिए किसको रेफ़र करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज की। या जब चाइना के अगेंस्ट जो है वो साउथ चाइना सी में जो है अमेरिका ने कुछ भी मनूवर करना होता है, तो वो कहता है कि जो चाइना की एक्टिविटीज़ हैं दे आर अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। लेकिन डायलमा ऑफ ग्रेट पावर ये है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं उसके सिग्नेटरी भी नहीं है, इसे डायलमा ऑफ ग्रेट पावर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अभी ये थोड़ा सा सिचुएशनल एनालिसिस था, थोड़ी आपको और चीज़ें इन डेप्थ में बताने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए जब ये आप पढ़ रहे हो। अब मैं आपको डिस्प्यूट की एक और डेफिनेशन बताता हूँ। डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना का जो सी का डिस्प्यूट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो कि मैंने आपको बताया कौन कौन से आइलैंड्स जो थे वो पर पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटले आइलैंड, स्कारबोरो शोल। जो दूसरा डिस्प्यूट है वो डेफिनेशन का है। यहाँ पे आपको चीज़ जो है वो थोड़ी समझने वाली है, और ये पॉइंट जो है वो मज़ा आएगा आपको जब आप इस पे थोड़ा गौर करेंगे कि दूसरा डिस्प्यूट क्या है। डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये प्लीज़ जो लॉबी में वेट कर रहे हैं इन्हें ऐड कर लें। डिस्प्यूट ओवर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो है वो मैंने आपको बताया कि हमारा जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज 1982 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो डेफिनेशन ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ में आई, और उसके मुताबिक जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो थे वो हर कंट्री के इस्टेब्लिश किए गए कि उनकी कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा हर कंट्री का, और हर कंट्री जो है उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो है वो अपनी मर्ज़ी की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, कुछ एक्सप्लोरेशन कर सकता है ऑयल एंड गैस की। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब डिस्प्यूट क्या है इस पर। डिस्प्यूट जो है इसकी डेफिनेशन पे है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो क्या कहता है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है
उसके अंदर जो कंट्रीज होता है, कोई भी कंट्री जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, उसमें वो सिर्फ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकता है। ओनली कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, नॉट मिलिट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कहता है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री का है, तो उसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ उसको जो है वो कंट्री उसको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन मिलिट्री को नहीं रेगुलेट कर सकता। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर, चूंकि वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव जोन है, 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो है वो जितनी भी कोई मिलिट्री एक्टिविटी हो रही होगी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होगी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी, वो सारी रेगुलेट करेगा स्पेसिफिक कंट्री, ऑल एक्टिविटीज। सिर्फ इस एक डेफिनेशन का कितना वाइडर स्कोप है, एक डेफिनेशन से एक पूरी कंट्री की जो नेवल पावर है वो सबड्यू होती है। वो आपको मैं समझाता हूँ कैसे होती है। दुनिया का जो 30% ऑफ सी एरिया है, ओशन एरिया, सी एरिया, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आता है। मतलब 200 नॉटिकल माइल्स हमारे कंट्री के हो गया, 200 माइल के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन सारी, ये सारे कंट्रीज़ का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जब हम ऐड करते हैं तो वो 30% ऑफ ओशन एरिया बनता है। पूरी दुनिया के जितने ओशंस हैं उनका 30%। और अगर आप जो है वो एक डेफिनेशन के थ्रू, चाइना क्या कहता है कि मैं तो जो है वो आपकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होंगे वहाँ पे किसी मिलिट्री की जो है वो बात नहीं सुनूंगा, वहाँ पे मैं उसे रेगुलेट करूँगा उनकी जो भी एक्टिविटी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो दुनिया का 30% ऑफ ओशन एरिया है, वहाँ पे जो आप जो यूएस की नेवल पावर है उसको चैलेंज कर रहे हो। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें। अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ पॉइंट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो है वो आपको यूएस का क्लेम था कि कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं सिर्फ वो कोई कंट्री रेगुलेट कर सकता है, मिलिट्री एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर सकता। मिलिट्री एक्टिविटी, कोई मिलिट्री वेसल गुजर रही है, कोई शिप गुजर रहा है वहाँ पे, कोई शिप कैरियर, जैसा कि अमेरिकन की जो अमेरिकन नेवी के बहुत सारे ऐसे जो इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं वो हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में। और आपको मैंने इंडो पैसिफिक लेक्चर में बताया था कि 60% ऑफ नेवल शिप्स जो हैं जो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो इसी रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। और चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें मैं आपकी किसी मिलिट्री की एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपकी जो भी यहाँ से मिलिट्री वेसल गुजरेगी तो मैं उसको रेगुलेट करूँगा, वो मेरे से परमिशन लेगी तो गुजरेगी। तो इससे क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन से जो है तो 30% ऑफ जो दुनिया का ओशन एरिया है वहाँ पे आपने यूएस की जो नेवल पावर है उसको चैलेंज कर दिया। तो एक सिंपल डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो डेफिनेशन है वो एम्बिगुअस है, वो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं करती है कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मिलिट्री एक्टिविटीज़ में। और इसीलिए जो है वो दोनों कंट्रीज़ डिफरेंट तरह की इंटरप्रटेशंस, अपनी मर्ज़ी की डेफिनेशंस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की दुनिया को बताते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की डेफिनेशन क्या है। तो साउथ चाइना सी में जो है वो दो तरह के डिस्प्यूट्स की बात की हमने। एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो कि उन जो जो स्पेसिफिक जो हैं वो आइलैंड्स हैं उनकी, और दूसरा जो है वो डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की, कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो है वो अमेरिकन मिलिट्री की जो प्रेजेंस है उसको रेगुलेट करेगा चाइना, चाइना ये कहता है। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया होगा होपफुली आपको।
अभी जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूएस के इंटरेस्ट क्या हैं साउथ चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी भी कर लो। पहला तो ये कि आपको मैंने बता दिया कि यूएस के जितना भी रीजनल अलाइज हैं और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सिक्योरिटी अलाइंसेज उसके जो हैं वो इस रीजन में हैं, साउथ चाइना सी के रीजन में, ईस्ट चाइना सी के रीजन में, और उसके लिए ज़रूरी है कि इस रीजन में अपनी प्रेजेंस रखना, अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना। तो सबसे पहले जो है वो यूएस के जो रीजनल अलाइज हैं, आपको मैंने जो है उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स बता दिए। पहला पॉइंट। दूसरा जो है वो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, लेकिन दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सीज। आपको मैंने बताया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो दुनिया को आलमोस्ट उन्होंने डोमिनेट किया। तो उसमें जो है एक मेजर प्रिंसिपल जो है वो फ्रीडम ऑफ द सीज है कि कोई भी किसी जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी, कोई कमर्शियल वेसल्स गुजर रही हैं, कोई ट्रेड की जो लेन्स हैं वहाँ पे जो है उसकी फ्रीडम को किसने इंश्योर करना है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी ने इंश्योर करना है। तो उसका जो है वो, और फिर आपको मैंने बता दिया कि अराउंड 40% ऑफ गैस ट्रेड जो है वो यहाँ से गुजरती है। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसका एक मेजर चंक इस रीजन से गुजरता है। तो फ्रीडम ऑफ सीज को इंश्योर करना जो है वो एक उस अपने प्रिंसिपल को, अपनी उस जो सुपेरियरिटी और जो उन्होंने अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया हुआ है उसको इंश्योर करने के लिए भी जो है उसका प्रेजेंस ज़रूरी है यहाँ पे साउथ चाइना सी में। और यहीं पे जो है वो मैंने आपको बाकी मैंने वो डेफिनेशंस भी आपको बता दिया कि किस तरह से एक सिंपल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो डेफिनेशन है उससे उनकी जो है वो सुपेरियरिटी चैलेंज हो रही है। तो वो भी एक अलग से फैक्टर है। उसके अलावा जो है वो ट्रेड रूट्स और हाइड्रोकार्बन्स, इसका भी जिक्र हो गया। हाइड्रोकार्बन्स ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो है वो चाइना जो है वो एक इमर्जिंग पावर है, तो उसको उन्होंने काउंटर भी तो करना है ना। और इंडो पैसिफिक पे हमने बड़ी डिटेल्स में बात की थी कि ये सारे जो मनूवर्स हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, ये सारों का जो बेसिक पर्पज़ है वो पर्पज़ है चाइना को काउंटर करना, और साउथ चाइना सी में भी जो उसकी प्रेजेंस है कंट्रोल करना। उसके अलावा आगे जो है वो चाइना की अप्रोच की बात कर लेते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, किस तरह से जो है वो साउथ चाइना सी में अपने टेंटिकल्स को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चाइना की जो अप्रोच है उसको कहते हैं कि एक टर्म यूज़ होती है सलामी स्लाइसिंग। इसका क्या मतलब है? इस्लामी स्लाइसिंग अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप इंक्रीमेंटल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेते हो। वो छोटे स्टेप इतने नहीं होते कि कोई कंट्री आपके ख़िलाफ़ जो है वो वॉर शुरू कर दे, लेकिन जब वो स्लोली स्लोली इतने स्टेप्स को मिला के जो है वो आपका स्लोली स्लोली जो ग्रिप है वो अपनी उन एरियाज़ पे ज़्यादा होती जाती है। और इसको जो है वो चाइना इसी अप्रोच को अपनाया हुआ है
कि वो कोई भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता है साउथ चाइना सी में कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी उसके अगेंस्ट हो जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ऑल टुगेदर पूरी एक वॉर की सिचुएशन में आ जाए, लेकिन वो इंक्रीमेंटल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो उन पे जो कंट्रोल है वो बढ़ा रहा है। उसे इस्लामी स्लाइसिंग अप्रोच कहते हैं। और उसके लिए उसने क्या क्या किया हुआ है, एक जो है सबसे पहले जो है उसे कैबेज स्ट्रेटजी कहा जाता है, ये भी यकीनन आपने नाम सुना होगा। कैबेज स्ट्रेटजी जो है वो क्या कर रहा है कि वो न्यू आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बना रहा है, आइलैंड बिल्डिंग। जो स्प्रैटले आइलैंड्स हैं और जो पैरासेल आइलैंड्स हैं, स्कार्बरो शोल है, वहाँ पे जो है वो एग्जिस्टिंग वहाँ पे आइलैंड तो हैं ही हैं, लेकिन और आइलैंड्स वहाँ पे वो ड्रेजिंग के थ्रू जो है वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के साथ जो है वहाँ पे बेस कंस्ट्रक्शन, मिलिट्री का जो इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए जितना भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो सारा जो है वो बिल्ड कर रहा है। तो उसकी ये एक स्ट्रेटजी है, उसे कैबेज स्ट्रेटजी कहा जाता है। और ये जो है वो दिसंबर 2013 में जो है उन्होंने ये आइलैंड बिल्डिंग कैबेज स्ट्रेटजी के थ्रू शुरू किए। और फर्स्ट टाइम दुनिया को जो है वो फिर तकरीबन कोई 2-4 महीनों बाद मई 2014 में पता चला। उसके अलावा जो है वो क्या करता है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें अपनी नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं करता, बल्कि जो सिविलियन फोर्सेस होती हैं, कोस्ट गार्ड शिप्स हो गया, मैरीटाइम मिलिशिया हो गया, उसके थ्रू जो है वो इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। अगर कोई अपोजिट फॉर एग्जांपल फ़िलिपीन की कोई नेवल मिलिट्री आ गई है या कुछ उनके वेसल्स, कोई शिप जो है वो इसी एरिया में है, तो उनको अपनी नेवी के थ्रू काउंटर नहीं करता, बल्कि उसको जो है अपनी जो सिविलियन फोर्सेस हैं उनके थ्रू जो है वो काउंटर करने की कोशिश करता है। उससे वही बात आती है कि जो दुनिया को कोई वॉर का कोई बिलिग्रेंट एटीट्यूड नज़र नहीं आता, लेकिन वो अपना जो है वो साथ साथ अपना पर्पस भी अचीव कर रहे होते हैं। तो वो कोस्ट गार्ड शिप्स को यूज़ करते हैं, मैरीटाइम मिलिशिया को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो मैंने आपको नैरो डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का बता दिया। और मज़े की बात आपको मैंने डायलेमा और ग्रेट पावर्स में बता दिया था कि दोनों जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म है उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और दोनों ही उसके सिग्नेटरी नहीं हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा जो है वो क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो है वो आउटसाइड पावर कहता है वो। ये जो लॉबी में वेट कर रहे हैं प्लीज़ आप इनको ऐड करें। उसके अलावा क्या करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो करता है, कहता है कि वो इस सारे रीजन में आउटसाइडर है, उसको आउटसाइडर डिपेक्ट करता है। कहता है कि वो तो आउटसाइडर है, वो तो यहाँ पे मसला खड़ा कर रहा है, कोई अमन नहीं चाह रहा है। और इसके लिए जो है वो फिर क्या चाइना क्या कहता है कि तुम जितने भी 7 जिनके साथ साउथ चाइना सी पे डिस्प्यूट हैं, वो कहता है कि मेरे साथ बायलेटरल मामलात हल करो रादर देन मल्टीलेटरल। वो कहता है कि फ़िलिपीन अलग से मेरे साथ आके बात करे, अपने मसले हल करे, वियतनाम अलग से है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी अलग अलग आए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ये सारे। मल्टीलेटरल वो कहता है नहीं होना चाहिए, बायलेटरल बातें करेंगे हम। और जो है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पे आउटसाइडर है, वो तो उसका रीजन है ही नहीं है। तो ये भी उसकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये हो गया। उसके अलावा जो है
फिर बातें डिस्कस कर ली। 2016 में एक ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया था, उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ मैं 2-4 मिनट में, और उसके बाद हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। 2016 में जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ट्रिब्यूनल था, उसने जो है वो फ़िलिपीन चाइना के जो डिस्प्यूट हैं उस पर एक डिसीजन दिया। चाइना ने जो है वो तो डायरेक्टली कह दिया कि हम जो है वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका इस पे कोई जो है वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं कि उनकी जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं है, तो इसलिए हम तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो जो चाइना ने इसकी प्रोसीडिंग्स में कोई पार्टिसिपेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। जो फ़िलिपीन था वो गया, उसके आर्बिट्रेशन में गया, और उसमें जो डिसीजन आया उसके मुताबिक जो है वो मेजर डिसीजन क्या था कि उसने जो 9 डैश लाइन के जो हिस्टोरिक राइट्स थे चाइना के, उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई 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 एविडेंस इस तरह से नहीं है कि एक्सक्लूसिव सिर्फ चाइना ही इन सारे आइलैंड्स को इस्तेमाल करता रहा है हिस्टोरिकली। तो ऐसा कोई एक्सक्लूसिव राइट हिस्टोरिकली नहीं मिला उन्हें, और इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि जो 9 डैश लाइन है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हिस्टोरिकली। उसके अलावा जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स थे उनका जो है उस पर डिसीजन आया एक, मतलब डिसीजन वही था, उसके डिफरेंट पार्ट्स थे। आर्टिफिशियल आइलैंड्स में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है उसमें आइलैंड की डेफिनेशन दी गई है कि आइलैंड कौन से वाला होगा। उसमें डेफिनेशन जो है 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है कि जो वो उसका जो हाई टाइड ऑफ सी है उससे ऊपर होगा हमेशा। ऐसा ना हो कि जब हाई टाइड आती हो वो डूब जाता हो, और जब लो टाइड हो तो वो खुश्क हो जाता हो। वो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उसका जो हाई वाटर लेवल है उसकी वो हाई टाइड के टाइम जो है वो भी नीचे होना चाहिए, और इस तरह जो है वो फर्स्ट उसकी कंडीशन ये रखी गई। सेकंड जो थी उनके मुताबिक वो क्या था कि जो मतलब ये फर्स्ट क्या होगी कि ये नेचुरली फॉर्म्ड एरिया हो, कोई नेचुरली फॉर्म्ड एरिया हो, अबव वाटर हो हाई टाइड पे, एट हाई टाइड। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ देयर ओन हो। ऐसा ना हो कि एक इकोनॉमिक लाइफ, जैसा कि अभी एक लाहौर सिटी है तो उसकी एक अपनी इकोनॉमिक लाइफ है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी पे जाते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीज़ें, एक पूरी इकोनॉमिक लाइफ चल रही है। तो उन्होंने कहा कि जो जो आइलैंड होगा वो आइलैंड उसे हम कहेंगे कि जिसका अपनी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इट्स ओन हो, कोई कोई बाहर से आके जो है वो उन्हें चीज़ें सारी ना देता हो, बल्कि वो खुद सस्टेनेबल हो, ह्यूमन हैबिटेशन हो वहाँ पे, नेचुरली फॉर्म्ड हो। तो इन सारी डेफिनेशंस के मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया कि जो चाइना इंटरनेशनल आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है वो कोई आइलैंड्स नहीं है, और अगर वो आइलैंड्स नहीं होंगे तो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी नहीं होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आपको पता है कि मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूँ, उससे आपको ये दोबारा से मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ, आपको चीज़ आसानी से एक बार फिर से समझ आएगी। ये पिक्चर है, नज़र आ रहा है आपको? ये पैरासेल आइलैंड्स में जो हैं वो अगर चाइना कोई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है, या कोई यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगा चाइना,
और चाइना ने क्या किया, उनका पर्पज़ क्या था कि यहाँ पे अगर कोई आइलैंड बनाएगा यहाँ पे साउथ चाइना सी में किसी भी जगह पे, तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा इसका मतलब ये कि यहाँ इस पॉइंट से आगे 200 नॉटिकल माइल का होगा। लेकिन जो नेशनल ट्रिब्यूनल था उसने कहा कि ऐसा नहीं है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वो आपका जो नेचुरली फॉर्म्ड होंगे आइलैंड्स और जहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन होगा, ह्यूमन रहते होंगे, वहाँ पे जो है वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जनरेट हो सकेगा। तो वो आइलैंड्स जो चाइना आर्टिफिशियली बना रहा है उनका कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स नहीं है, और एक जो है उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रही है उनके मुताबिक। तो चाइना के जो दो मेजर थे उनको उन्होंने नलीफाई किया, उन्होंने उनके 9 डैश लाइन के जो हिस्टोरिक राइट्स थे उनको भी नलीफाई किया, आर्टिफिशियल आइलैंड्स की जो स्ट्रेटजी थी उसको भी उन्होंने हार्मफुल कहा। तो ये था साउथ चाइना सी के बारे में, हमने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी हम जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। जी, हाथ खड़ा करें अगर आपके क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन लाजमी किया करें, क्वेश्चन से ही चीज़ें समझ आती हैं। मुझे भी पता चलता है कि आपने मेरी बातों को खुले कानों खुली आंखों सुना है। ज़ैनब अली। सर डायलेमा ऑफ ग्रेट पावर्स दोबारा समझा दें, और सर इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा वो भी बता दें। डायलेमा ऑफ ग्रेट पावर्स जो है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है जिसके मुताबिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन जिसकी इंटरप्रिटेशन के लिए दोनों वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो फाइट कर रही हैं। दोनों ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो उसकी सिग्नेटरी ही नहीं है उस लॉ के जिसकी डेफिनेशन पे वो लड़ रही हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना दोनों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना दोनों, लेकिन दोनों उस लॉ का सिग्नेटरी नहीं है जिसकी बेस पे वो डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ में आई है। पहली बात। दूसरी बात, वे फॉरवर्ड इसका जो है वो इंटरनेशनल वे फॉरवर्ड इसका हम क्या दे सकते हैं, कुछ खास नहीं है, नहीं है कुछ वे फॉरवर्ड इसका। मोहसिन और हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया 2016 में ये ट्रिब्यूनल अवार्ड हुआ फिलिपाइन और चाइना। अब जैसे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, जोए बाइडेन है, ठीक है ना सर, जैसे उसकी जो पॉलिसीज हैं वो इतनी मतलब हार्श और रूड नहीं है एज लाइक जो डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसके क्या व्यूज़ हैं अभी तक उस मतलब यहाँ वो सुपरमेसी और हेजमनी के लिए? तो क्या ये रिसेंट अपडेट है साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट के बारे में, कोई रिसेंट अपडेट? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो लास्ट 1-2 ईयर्स में जितने किए हैं उनके डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक इतने हमने हिस्ट्री में नहीं किए। तो जी फ्रीडम ऑफ सर। नेविगेशन ऑपरेशंस जो हैं वो असल में एक मिलिट्री मनूवर्स होते हैं, मिलिट्री मूवमेंट्स होती हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफरेंट इंटरनेशनल वाटर्स में करता है और साउथ चाइना सी में वो फ्रीक्वेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपना पोस्चर बिलिग्रेंट दिखा रहा है, मिलिट्री अपना जो क्या उसे कहते हैं मसल जो है वो चाइना को दिखा रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। और वो उनकी कांस्टेंट पॉलिसी रही है रिगार्डलेस के वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि उनके जो है वो मैक्सिमम अलाइज जिनके साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, और चाइना को उन्होंने काउंटर भी यहीं पे करना है। सर जो नेबरिंग कंट्री है वो नेगोशिएट क्यों नहीं कर रहे चाइना से? जैसे आपने इतना फिलिपाइन और सारे बताए, उनके ये क्या यूएस ही रीजन है उसकी वजह से? यूएस के रीजन के अलावा जो है वो जो मेजर रीज़न आपको लगती दिखती है वो चाइना के साथ आप जब निगोशिएट एक अकलौता कंट्री कर रहोगा तो उसकी बार्गेनिंग पोजीशन क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। बजाय इसके कि अगर 7-8 कंट्री मिल के चाइना के साथ बार्गेन कर रहे होंगे जिनका डिस्प्यूट है तो उनकी बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो सबसे बड़ी रीज़न उनका निगोशिएट अकेले अकेले ना करना, उनकी रीज़न ये है। और सर फिर दूसरी ये जो है वो डेडलॉक नहीं है डेडलॉक है चाइना? बिल्कुल। ओके सर। जी। ओके सर, थैंक यू। नूर नूर
नूर आपका क्वेश्चन है। मारिया आपका क्वेश्चन। सर ये जो आपने आईसीजे डिसीजन बताया था ये क्या है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। वो डिसीजन जो था वो 2016 में आया, जिसमें जो फिलीपीन जो था वो आर्बिट्रेशन में चला गया अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट के हवाले से। जो साउथ चाइना सी के जो डिस्प्यूट हैं उनमें उसके डिसीजन के मुताबिक जो था वो क्या था कि सबसे पहले जो चाइना की जो 9 डैश लाइन का क्लेम है उसको जो है उन्होंने रिबट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हिस्टोरिकली प्रूव नहीं हो सका है कि चाइना जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है सिर्फ अकलौता ही इस सारे रीजन को यूज़ करता रहा हो और उसकी ओनरशिप हो, ऐसा नहीं प्रूफ हुआ। इसलिए जो है वो जो 9 डैश लाइन का जो हिस्टोरिक राइट्स हैं उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता है लीगली, फर्स्ट। सेकंड, उन्होंने जो है वो आइलैंड की जो डेफिनेशन थी, जो चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर रहा था साउथ चाइना सी में, उसको जो है उन्होंने उसको उन्होंने क्या किया, नलीफाई किया। उन्होंने कहा कि जो आइलैंड आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाएंगे, चूँकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज़ के मुताबिक, आइलैंड वो ही होगा जो नेचुरली फॉर्म्ड होगा, जिसका जो हाईएस्ट टाइड है उससे ऊपर होगा, उसका ड्राई होगा। उसके अलावा ह्यूमन हैबिटेशन होगी वहाँ पे, उसकी अपनी इकोनॉमिक लाइफ होगी। तो अगर ये सारी कंडीशंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आइलैंड नहीं है। अगर वो आइलैंड नहीं है तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी उसका नहीं होगा कोई। तो उस डिसीजन के मुताबिक जो है, जो चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है वो एक तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हैं और दूसरा उनका कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स नहीं होगा, उनकी कोई लॉफुली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये था उनका डिसीजन। आयशा इफ्तिखार। सर चाइना तो ऑलरेडी जो है वो इस एरिया पे क्लेम करते हैं ना, साउथ चाइना में ये जो 9 डैश लाइन है, तो चाइना आर्टिफिशियल इंसिडेंट क्यों बना रहा है यहाँ पे। और एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि यूएस यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है, यूएस का तो बॉर्डर ही यहाँ पे नहीं मिलता इनके साथ। मैंने बिल्कुल नहीं बात की कि यूएस से यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है। यूएस जो है वो यहाँ पे ये एक बैटल ग्राउंड है, जो आपको बताया कि वर्ल्ड पावर्स जो हैं इंडो पैसिफिक रीजन में आता है ये। और जो हमारी 21st सेंचुरी है वो उसका बताया था कि किस्मत कैसे डिसाइड होगी, कि किस तरह से यूएस और चाइना जो है वो अपना कंपटीशन जो कि इंडो पैसिफिक में चल रहा है उसको ठीक तरह से कंपटीशन की तरफ लेके जाता है, वॉर की तरफ लेके जाता है, कॉपरेशन की तरफ लेके जाता है। तो ये एक बैटल ग्राउंड है जिसमें जो है वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने डिफरेंट अलाइज के थ्रू जो है वो चाइना को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आपने बात की कि चाइना क्यों जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, तो उसकी जो है एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी कि हर जो रीजन, हर एक आइलैंड होगा, उस अगर आइलैंड जो है किसी भी कंट्री का आइलैंड है तो उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो लिमिट शुरू होती है वो उस आइलैंड से आगे शुरू होगी ना, कोस्टल लाइन से आगे को शुरू होगी। तो अगर वो चाइना, साउथ चाइना सी के मिड में कहीं जाके आइलैंड बनाता है और कहता है कि मेरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो लिमिट है वो यहाँ से आगे शुरू होगी, तो इसका मतलब ये कि उसने वो सारा एरिया क्लेम कर लिया। तो इस तरह करके जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स के थ्रू वो पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करने की कोशिश कर रहा था। और वो जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन था वो उनके उसके 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 अगेंस्ट आया। यही आपका क्वेश्चन था या कुछ और भी था? जी सर यही था, थैंक यू। हो गया। सना में डबल है आपका क्वेश्चन। सर जो ये ट्रिब्यूनल का जो भी फिर डिसीजन है, तो चाइना तो उससे मतलब उसके खिलाफ भी तो अपना जो है वो राय दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद जो है इस कन्वेंशन का जो है लॉज एंड सीज, लॉ ऑफ सीज के ऊपर वो उसका मेंबर नहीं है। एक तो ये बात। और सर दूसरा ये कि अब जैसे देखा जाए यूएन के परमानेंट मेंबर्स में से हैं दोनों, यूएसए भी है और चाइना भी है।
तो जब यूएसए अपनी नेविगेशंस जो है करता है तो उसके लिए उसको मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता, तो फिर चाइना की नेविगेशंस को ही क्यों जो है वो काउंटर किया जाता है? क्योंकि दोनों हैं तो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और वो उन्हीं की कन्वेंशंस को, उसी के रोल को यूज कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, उनके दोनों परमानेंट मेंबर्स हैं और उनके परमानेंट मेंबरशिप का उनकी जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उस पर कोई असर नहीं है। चाइना भी उसी तरह नेविगेट कर सकता है जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर सकता है। इशू जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का नहीं है सी में, इशू जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्डिंग का है। इशू जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की डेफिनेशन का है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की डेफिनेशन जो है वो जितनी चाइना नैरो कर रहा है उसका मतलब ये है कि वो उस जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होगा वहाँ पे जो है वो जो मिलिट्री मूवमेंट्स होंगी चाइना अमेरिका की उसको भी वो रेगुलेट करेगा। जो यूएस है वो ऐसा नहीं चाहता है, और आपको मैंने बताया क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आते हैं। और अगर आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब ये कि उनकी जो नेवल पावर है उस 30% ऑफ वर्ल्ड एरिया में वो चैलेंज हो चुकी है। तो ये है इशू, मूवमेंट का इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? यस सर। और सर वो उसका जो केस का बताया, लाइक चाइना उसे अपोज भी कर सकता है ना, क्योंकि वो उस कन्वेंशन का चाइना जो मेंबर है जो नहीं। केस अपोज तो वो कर रहा है, उन्होंने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। उन्होंने कहा उनकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो जो ट्रिब्यूनल है उसका, कि वो इस पर कुछ फैसला कर सके। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने ये माना ही नहीं था कि वो इस पर फैसला ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो फैसला किया होगा वो कैसे उनको उसको मानेंगे? तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना इसको। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह होपफुली हम कोशिश करेंगे किसी और टॉपिक पे बात करें, और अल्लाह हाफ़िज़। लाभ